हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बैच 2023। ये बेसिकली आपका बैच जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका बैच होगा। इस पर्टिकुलर बैच में हम लोग 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट के। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस आपका 100 वीडियोस में बेसिकली आपका ये कंप्लीट होगा। 1 वीडियोस में हम लोग 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे बोल सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो आपका ये बैच है एसएससी सीजीएल मेंस, ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा। एसएससी सीजीएल मेंस बेसिकली इस ऑफिशियल सिलेबस में आपका मेंशन है कि इस पर्टिकुलर आपके सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बोल सकते हैं कि 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस होंगे। तो 75 मार्क्स के आपके जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग 1 वीडियो में 25 क्वेश्चंस काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी पर्टिकुलर वीडियो सीरीज का आपका ये बोल सकते हैं कि आपका वीडियो नंबर फर्स्ट है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। इस पर्टिकुलर बैच से रिलेटेड ऑलरेडी मैं आपके साथ एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं इस पर्टिकुलर चैनल पे। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर इस पर्टिकुलर कोर्स का वीडियो नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में। बेसिकली पूछा ये गया था कि आपको बताना कि फर्स्ट बी विटामिन जिसको डिस्कवर किया गया था 1897 में, उस पर्टिकुलर विटामिन बी को जो आपको बताना है। फोलेट बेसिकली आपका B9 होता है, बायोटीन आपका B7 होता है, राइबोफ्लेविन आपका जो B2 होता है और ये आपका थायमिन आपका B1 होता है। तो कौन सा विटामिन बेसिकली आपका जो डिस्कवर किया गया था 1897 में, उस पर्टिकुलर बी विटामिन का क्या नाम है? थायमिन नाम है। क्लियर? तो इसका आंसर बेसिकली आपका जो है वो थायमिन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे फोकस करेंगे, आपके एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिकली आपका विटामिन से एक ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है जो ऑर्गेनिज्म के बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए कंपलसरी होता है। जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे कि आपका एक्सक्रीशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, इन सारे एक्टिविटीज को बेसिकली हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए बेसिकली आपका विटामिन रिस्पांसिबल होता है। और ये जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी देखने को नहीं मिलता। जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बेसिकली हम लोग ब्रेड यूज करते हैं और ये इंपॉर्टेंट आपका एनर्जी का सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो ये बेसिकली इसमें हमें एनर्जी देखने को मिलता है, लेकिन आपको ये विटामिन में कोई भी एनर्जी हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये स्टार मार्क करेंगे, आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो आपका विटामिन टर्म जो है, विटामिन टर्म जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको याद रखना है कि फंक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा जो है कोजिमर फंक, उनके द्वारा जो है बेसिकली आपका ये विटामिन टर्म दिया गया था। विटामिन के बारे में आप याद रखेंगे कि इनको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। आपका फर्स्ट जो है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन और सेकंड आपका जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके के, ई, डी एंड ए, कीड़ा से एक आप कोड को रिलेट करके इसको याद रखेंगे। विटामिन के, विटामिन ई और डी, और ये आपके जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके जो है 2 होते हैं, बी एंड सी। क्लियर? तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका बी विटामिन जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे फोकस कीजिए, विटामिन B1, ये इसका जो आपका केमिकल नेम क्या होता है? थायामीन होता है। क्लियर? इसकी को डिस्कवर किया गया था 1897 में, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। विटामिन B2 का जो है बेसिकली आपका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है। B3 का नियासिन होता है, और इससे आपको याद रखना है कि नियासिन को बेसिकली हम निकोटिनिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। विटामिन B4 नहीं होता है। विटामिन B5 आपका जो है इसका केमिकल नेम आपका पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B6 का जो है आपका पायरिडॉक्सिन होता है, इसका केमिकल नेम। और विटामिन B7 आपका जो है बायोटीन होता है। B9 आपका जो है फोलिक एसिड एंड फोलेट्स होता है। क्लियर? विटामिन B12 के बारे में ये क्वेश्चंस आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उस पर्टिकुलर आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन का नाम बताना था, जो बेसिकली हमें देखने को मिलता है मिड से। तो उस पर्टिकुलर वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होगा आपका? जो है विटामिन B12। विटामिन B12 का जो केमिकल नेम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। और ये साइनोकोबालामिन में बेसिकली आपका ये कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है। आप बता सकते हैं कि कोबाल्ट आपको किस, इसका पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में कहां पे देखने को मिलेगा? तो याद रखिए कोबाल्ट ये बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट आपका ये ट्रांजिशन मेटल है। क्लियर? और ये ट्रांजिशन मेटल को बेसिकली प्लेस किया गया है आपका डी ब्लॉक में। और ये जो आपका डी ब्लॉक जो होता है बेसिकली आपके 4 सीरीज में आपका ये कैटेगराइज इसको बांटा गया है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। तो बेसिकली आपका ये जो 3D सीरीज में आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स को बेसिकली 3D सीरीज में इसको इंक्लूड किया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपके कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी आएगी एलिमेंट्स को लेकर के, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो आपका 21 जो आपका एलिमेंट जो होता है स्कैंडियम होता है, 22 आपका जो है वो टाइटेनियम होता है, 23 आपका जो है वो वेनेडियम होता है, 24 आपका जो है वो क्रोमियम होता है, 25 आपका मैंगनीज होता है
और 26 आपका जो है वो फेरस होता है, 27 आपका जो है वो कोबाल्ट होता है। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका 27 होगा। निकल आपका जो होता है वो 28 होता है और उसके बाद से कॉपर आपका जो है 29 होता है और ये जिंक आपका जो है वो 30 होता है। तो इन सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उसके साथ साथ इसके सिंबल को याद रखेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो आपका विटामिन सी जो होता है ये बेसिकली ये भी आपका जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्लियर। और ये हमें ऑब्टेन होता है किससे ऑब्टेन होता है विटामिन सी जो होता है ऑब्टेन होता है बेसिकली जो है आपके जो भी खट्टे फल जो होते हैं जैसे कि आपका लेमन हो गया, नींबू हो गया और उसके साथ साथ आंवला का ये आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सोर्स होता है विटामिन सी का। क्लियर। और इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज देखने को मिलता है और ये बोल सकते हैं कि आपका ब्लीडिंग गम्स ये जो आपके मसूड़े से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि विटामिन की कमी से। और जो भी आपके घाव जो होते हैं ना जो आपका वाउंड जो होते हैं वो जल्दी आपके भरते नहीं है, उसकी हीलिंग जो होती है वो बोल सकते हैं कि फास्ट नहीं होती, बहुत उसमें टाइम लगता है घाव भरने में। किसकी कमी से बोल सकते हैं विटामिन सी की कमी से। उसके बाद से आपका ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इसके बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो ये आपका विटामिन के है। विटामिन के का जो आपका केमिकल नेम क्या होता है तो आपको याद रखना है कि फाइलोक्विनोन्स और इसे हम बेसिकली नेफ्थोक्विनोन के भी नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है फाइलोक्विनोन्स और उसके साथ साथ जो है नेफ्थोक्विनोन ये आपका विटामिन के बोल सकते हैं इसका केमिकल नेम होता है। और ये विटामिन के की कमी से ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस 2022 में आपका ये पूछा जा चुका है कि किस विटामिन की कमी से आपका ब्लड का जो थक्का जो देखने को नहीं मिलता है, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, तो उस विटामिन का क्या नाम है आपको विटामिन के की कमी से। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और विटामिन ई जो होता है बेसिकली इसे हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं और ये बेसिकली इसका केमिकल नेम क्या होता है टोकोफेरॉल होता है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। और ये आपका डी जो होता है विटामिन डी जो होता है जिसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल्स होता है और ये विटामिन को बोल सकते हैं कि हमें ये नेचर के द्वारा फ्री में मिलता है, बोल सकते हैं कि सनलाइट से। सनलाइट जो होता है आपका इंपॉर्टेंट मेजर सोर्स होता है विटामिन डी का। और ये आपका लास्ट बोल सकते हैं कि आपका ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है आपका विटामिन ए होता है और इसका केमिकल नेम आपका रेटिनॉल्स होता है। क्लियर। और इसकी कमी से दो इंपॉर्टेंट डिजीज होता है नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी कहते हैं, ये तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट डिजीज होता है जिसका नाम आप याद रखेंगे जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया डिजीज भी बेसिकली आपका विटामिन ए की कमी से ही हमें देखने को मिलता है और ये बोल सकते हैं कि जो है आपका ये इंपॉर्टेंट आपका ये डिजीज है। क्लियर। विटामिन ए। और ये हमें बेसिकली जो भी आपके हरे सब्जी जो भी होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आपका विटामिन ए का। क्लियर। ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट टेबल देखिए मैं रिवाइज करवा दूं विटामिन ए का जो बेसिकली इसकी कमी से आपको लॉस ऑफ विजन देखने को मिलेगा। B1 से आपको एक इंपॉर्टेंट डिजीज होता है, उस डिजीज का क्या नाम है आपका जो है बेरी वीक मसल आपका कमजोर हो जाएगा और उसके साथ साथ उसमें बोल सकते हैं कि जो है वीक मसल आपका कमजोर हो जाएगा और ये बहुत आपके पास जो है एनर्जी कम देखने को मिलेगी, बोल सकते हैं कि काम को करने के लिए। विटामिन सी जो है इसकी कमी से आपको स्कर्वी डिजीज देखने को मिलेगा। विटामिन डी से बेसिकली रिकेट्स डिजीज होता है। क्लियर। ये आप याद रखेंगे। और ये कैल्शियम आयोडीन एंड आयरन ये आपके तीन इंपॉर्टेंट आपके मिनरल होते हैं जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल में तो एस ब्लॉक में आपका एक ग्रुप है बेसिकली सेकंड डे के ग्रुप को बेसिकली हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल से आपका ये कैल्शियम बिलोंग करता है। क्लियर। जैसे कि आपका बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया और उसके साथ साथ आपका जो है मैग्नीशियम हो गया और ये आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर ग्रुप से। तो ये आपको याद रखना है बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम भी होता है, बेरियम भी होता है और ये आपका रेडियम होता है। क्लियर। तो ये आप एक कोड भी याद रख सकते हैं जैसे कि इसको याद रखने के लिए BMG। तो ये आपका जो है बेरिलियम देन मैग्नीशियम देन कैल्शियम देन स्ट्रोंशियम देन बेरियम देन आपका रेडियम। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो विटामिन आपका ये जो मैं बात कर रहा था कैल्शियम की कमी से जो आपका डिजीज कॉज हमें देखने को मिलता है वो आपका जो है बोन और उसके साथ जो आपका दांत जो होता है बोल सकते हैं कि आपका क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, आपका बोन जो है वो भी बोल सकते हैं कि आपका वीक हो जाता है, वीक बोन्स, और ये आपका दांत का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है इस कैल्शियम की कमी से। आयोडीन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। आयोडीन का सिंबल आपका आई होता है, इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है। ये आपका जो है हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। आप बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक में आपको ये देखने को मिलेगा हैलोजन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन और उसके साथ साथ आपका ये टेनेसाइन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके जो है वो हैलोजन बोल सकते हैं कि आपके एलिमेंट के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। और आयोडीन की कमी से बेसिकली ग्वाइटर डिजीज देखने को मिलता है। और ये आयरन आपका ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं ट्रांजिशन मेटल होता है, Fe इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है और इसकी कमी से एनीमिया डिजीज देखने को मिलता है, आपका ये बॉडी बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। क्लियर।
तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था इस स्लाइड से रिलेटेड और आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर जो भी मैं डिस्कशन आपके साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडिया का जो फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज मोढेरा, ये आपका मोढेरा जो आपका ये विलेज जो है किस पर्टिकुलर स्टेट में आपका ये लोकेटेड है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए मोढेरा आपको देखने को मिलेगा महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेसिकली डिक्लेयर किया गया था इंडिया का जो है फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज मोढेरा, क्लियर। और ये मोढेरा बेसिकली इसमें देखने को मिलेगा मोढेरा सन टेम्पल, मोढेरा विलेज में मोढेरा सन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। आपको कोणार्क सन टेम्पल से कंफ्यूज नहीं होना है, कोणार्क सन टेम्पल आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, क्लियर, उड़ीसा में। और ये कोणार्क सन टेम्पल को बेसिकली हम बोलते हैं ब्लैक पगोडा, क्लियर। और एक व्हाइट पगोडा भी होता है, जगन्नाथ टेम्पल को बेसिकली हम बोलते हैं व्हाइट पगोडा। और ये आपका व्हाइट जो आपका पगोडा जो है जिसे बेसिकली आप कहते हैं किसके नाम से, जो जगन्नाथ टेम्पल। और ये जगन्नाथ टेम्पल आपको पुरी में देखने को मिलेगा, पुरी उड़ीसा में, क्लियर। तो ये बेसिकली आपका पुरी जो होता है वो बड़े चार धाम का पार्ट भी होता है, जैसे कि आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा पुरी, और उसके साथ साथ साउथ में रामेश्वरम, ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा बद्रीनाथ, और ये आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा द्वारका, जो गुजरात स्टेट में आपका ये लोकेटेड है द्वारका, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये आपके जो है बड़े चार धाम से रिलेटेड है। छोटे चार धाम आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, उसको नाम आप याद रख सकते हो, उसका नाम जो है यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके साथ साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, क्लियर। तो ये आपके बोल सकते हैं कि आपके छोटे चार धाम होते उत्तराखंड स्टेट में आपको ये देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको साथ के साथ याद रखना है। गुजरात राज्य का जिक्र हुआ है तो आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर राज्य से रिलेटेड जो आपके स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका ये गुजरात जो का जो आपका ये 1 मई को जो है बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है स्टेट हुड डे, क्लियर। गुजरात के द्वारा ये बेसिकली मनाया जाता है, क्योंकि गुजरात राज्य का फॉर्मेशन बेसिकली 1 मई 1960 को हुआ था। और इसका कैपिटल क्या है गुजरात का, गांधीनगर। ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती और स्टेट एनिमल आपका एशियाटिक लायन, क्लियर। गिर फॉरेस्ट बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट जो है गुजरात स्टेट में ही आपका ये आपका गिर फॉरेस्ट है, जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, क्लियर। स्टेट बर्ड आपका ग्रेटर फ्लेमिंगो, और उसके साथ साथ स्टेट फ्लावर आपको याद रखना है मैरीगोल्ड। और ये स्टेट ट्री जो होता है आपका ये मैंगो होता है। मैंगो का बेसिकली बोटेनिकल नेम आप याद रख सकते हैं मैंगीफेरा इंडिका, जो आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। और ये सूरत जो है एक आपका इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात में, आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम बेसिकली डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। लोथल के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, लोथल बेसिकली आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का के समय जो है ये डॉकयार्ड या फिर बोल सकते हैं कि बंदरगाह हुआ करता था, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है लोथल के बारे में। और ये आपका जो डॉकयार्ड क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, इसे हम गोदी बाहरा कहते हैं। गोदी बाहरा अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे बोल सकते हैं कि बंदरगाह, क्लियर। और ये आपका भरूच, और उसके साथ साथ ये एक खामबात, ये आपके जो है सी पोर्ट्स हुआ करते थे मौर्य वंश के दौरान, क्लियर। तो ये मौर्य वंश के फाउंडर कौन थे, साथ के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बोल सकते हैं कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे आप कहे माने जाते हैं कौन, आपके जो है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही पर्सन का नाम है। और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, उस बुक का क्या नाम है आपका जो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और इसके बोल सकते हैं कि ये जो आपका बुक किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, इस बुक का रिलेशन बेसिकली आपका जो है वो पॉलिटिक्स से है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, क्लियर। और ये आपका फोक डांस होता है गुजरात का, गरबा एंड आपका दांडिया, ये दोनों आपका जो है ये फोक डांस बेसिकली जो है नवरात्रि में जो है मैन और वुमेन के द्वारा जो है वो किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा चुका है। रण उत्सव जो होता है बेसिकली कच्छ में आपको देखने को मिलेगा, और ये नवंबर से स्टार्ट होता है, आपका फरवरी तक चलता है आपका ये रण उत्सव, क्लियर। और ये आपका जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात, ये आपका जो है बेसिकली जो है इनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अपने स्टेट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मोढेरा डांस फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा मोढेरा सन टेम्पल में। और ये बोल सकते हैं कि आपको 3rd वीक ऑफ जनवरी एट द सन टेम्पल इन मोढेरा, बोल सकते हैं कि जनवरी मंथ में आपको ये देखने को मिलेगा 3rd वीक मोढेरा डांस फेस्टिवल। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ये बेसिकली आपका सेलिब्रेट किया जाता है 14 जनवरी, और ये बोल सकते हैं कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे। और ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल, ये बेसिकली अहमदाबाद में इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है 1st वीक ऑफ जनवरी, क्लियर। और ये आपका जो भावनाथ महादेव मेला जो होता है बेसिकली ये 5 दिनों तक आपको देखने को मिलेगा महाशिवरात्रि के दौरान। बेसिकली ये आपका ये पर्टिकुलर आपका ये महादेव बोल सकते हैं कि भावनाथ महादेव फेयर आपको ये देखने को मिलेगा भावनाथ आपके जो महादेव टेम्पल में, क्लियर। और ये आपका ये जो टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो जूनागढ़ में बोल सकते हैं कि गिरनार हिल्स में, क्लियर।
नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जो गुजरात में बेसिकली ईद उल फितर, ईद उल अजहा और ये मुहर्रम और उसके साथ साथ आपका जो है पारसी लोगों का एक इंपॉर्टेंट आपका ये इंपॉर्टेंट आपका फेस्टिवल होता है जिसका नाम आप याद रखेंगे नवरोज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवरोज जो आपका फेस्टिवल जो होता है किनके द्वारा, जो किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये पारसी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डांस है जिसके बारे में याद रख सकते हैं, गुजरात से रिलेटेड है, बोल सकते हैं टिप्पाणी डांस, ये आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये आपके भवई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी याद रखेंगे। और उसके बाद से आपको दांडिया रास, क्लियर, दांडिया रास और ये हिंस याद रख सकते हैं, थागा नृत्य याद रख सकते हैं, ढोलो आपके रणो याद रख सकते हैं, क्लियर। तो ये आपके रास भी याद रख सकते हैं, ये आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी बोल सकते हैं कि ये पूछा जा चुका है। ये भी याद रख सकते हैं आपके जो है रंडल्स घोड़ो, ये आपका हॉर्स डांस होता है, क्लियर। और ये आपका जो है दंग दरबार फेयर जो होता है बेसिकली आपका जो है एक ट्राइबल फेस्टिवल होता है, क्लियर, जो आपको मार्च के मंथ में देखने को मिलेगा। और ये भवाई जो होता है आपका जो है मोस्ट वेल बोल सकते हैं कि फोक थिएटर है, इस पर्टिकुलर स्टेट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडिया का रैंक आपको बताना था। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जो बेसिकली आपका ये रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ये रिलीज किया जा चुका था बेसिकली जो है जनवरी 2021 में। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, तो आपको बताना था इंडिया का रैंक क्या है इस पर्टिकुलर आपके जो है इंडेक्स में, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में 10th 9th 11th या फिर 12th। तो याद रखिए इंडिया का कौन सा रैंक था, 10th रैंक था, ऑप्शन फर्स्ट आपका जो वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए, ये बेसिकली इंडिया का रैंक बेसिकली 10th आउट ऑफ द 11th एशिया पैसिफिक कंट्रीज में, क्लियर। और ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये आपका रिपोर्ट जो है बोल सकते हैं कि रिपोर्ट का नाम है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, क्लियर। नेक्स्ट आप याद रख सकते हैं आपके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में पूछा जाता है, जो किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इशू किया जाता है। टोटल कंट्रीज इसमें 146 पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया का रैंक आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 127 रैंक देखने को मिला था 2023 में, 135 रैंक देखने को मिला था 2022 में, और ये 140 रैंक देखने को मिला था 2021 में, क्लियर। कर्नाटक म्यूजिक बेसिकली किस ग्रुप ऑफ स्टेट में देखने को मिलता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड हरियाणा। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल। तो याद रखिए कर्नाटक म्यूजिक साउथ इंडिया के स्टेट में देखने को मिलता है। इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। गुजरात एंड राजस्थान, राजस्थान बेसिकली आपका नॉर्थ इंडिया का स्टेट है, ऑप्शन फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। हरियाणा भी आपका जो है नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश एंड बिहार भी मेंशन है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडिया का स्टेट है, तो आपका ऑप्शन सेकंड आपको वैसे इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में भी आपका हरियाणा एंड राजस्थान मेंशन, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक म्यूजिक देखने को मिलता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल, क्लियर। ऑप्शन आपका फोर्थ जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको फोकस करना है। टू सिस्टम्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक बेसिकली आपका ये रिकॉग्नाइज है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक, क्लियर। तो ये आपको कर्नाटक म्यूजिक देखने को मिलेगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल, इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलता है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि रेस्ट ऑफ द जो आपका कंट्री का पार्ट है उसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक देखने को मिलता है। और ये आपका हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक देखने को मिलता है बेसिकली आपके कुछ रीजन में, कुछ एरियाज में भी देखने को मिलता है आपके कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की प्रैक्टिस की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं। और ये आपका प्यारा बोल सकते हैं कि इंडिया का मैप है, जिसके बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये यहाँ पे फोकस कीजिए, बेसिकली आपके 8 स्टेट से जो है बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है वो नजर आता है। बोल सकते हैं कि आपके इंडिया में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये आपका त्रिपुरा एंड मिजोरम, 8 स्टेट के द्वारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है वो नजर आता है इंडिया में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी सब्जेक्ट से पूछा गया था, आपको बताना था बेसिकली जो स्टेटमेंट फर्स्ट में मेंशन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बेसिकली से हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी कहते हैं। ये जो आपका इन्फेक्शन जो होता है इसका ट्रांसफर होता है। मान लीजिए कि कोई आपका ये पर्सन है, इसको ये डिजीज हो रखा है, ये आपका एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये आपका इन्फेक्टेड पर्सन है। और इस इन्फेक्टेड पर्सन से जो आपका एसटीडी डिजीज जो है बेसिकली अनइन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा जो बेसिकली आपका ये ट्रांसफर होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा। ये आपका स्टेटमेंट ए में आपका मेंशन है, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्टेटमेंट बी में क्या मेंशन है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसके द्वारा आपका एड्स डिजीज कॉज किया जाता है, क्लियर, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये आपका एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और उसके साथ साथ आपका हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है बेसिकली आपका रिस्पांसिबल होता है एसटीडी डिजीज के लिए। बोल सकते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए आपका ये जिम्मेदार होता है आपका ये वायरस एचआईवी, एचपीवी और उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी। तो इसमें से आपको आंसर करना था। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस 2022 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, केवल और केवल बी आपका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट आपका ए और बी दोनों ही करेक्ट है, केवल और केवल आपका ए ही करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो बेसिकली आपका सेक्सुअल वाली ट्रांसमिटेड डिजीज जो आपका ये बोल सकते हैं कि आपका इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन में जो है ट्रांसफर होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट आपका जो है वो बोल सकते हैं कि आपका ये करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट बी को आप वैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जो आपका एचआईवी डिजीज जो होता है बेसिकली जो है एचआईवी वायरस होता है जो आपका एड्स डिजीज कॉज करता है। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ये पर्टिकुलर डिजीज आपका ये फैलाया जाता है। ब्लड कांटेक्ट में आने के बाद से भी आपका ये पर्टिकुलर डिजीज हमें स्प्रेड होता हुआ नजर आता है आपका ये एड्स डिजीज। क्लियर? तो स्टेटमेंट बी भी आपका करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए, साइफिलिस एक इंपॉर्टेंट आपका जो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो आपका ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का नाम आप याद रखेंगे, ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया। क्लियर? और एड्स भी आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली, मान लीजिए कि कोई आपका ये मदर है, इन्फेक्टेड जो मदर है बेसिकली उसको ऑलरेडी पहले से एड्स है। क्लियर? तो ये जो आपका बेबीज जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान बोल सकते हैं कि जो आपका ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट देखने को मिलता है जिससे आपका जो बेबीज जो होता है वो भी आपका इस पर्टिकुलर डिजीज से आपका इन्फेक्टेड हो जाता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि एक्विट डिजीज किस डिजीज को हम बोलते हैं, तो कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जैसे कि आपका ये कॉमन कोल्ड आपको सुबह होगा और ये बोल सकते हैं कि शाम को या फिर बोल सकते हैं कि 1 या 2 दिन के बाद से जो है आपका ये कॉमन कोल्ड बोल सकते हैं कि वो जो है ये ठीक हो जाएगा। तो ये आप इस प्रकार के डिजीज को हम एक्विट डिजीज कहते हैं। क्रोनिक डिजीज जो होते हैं एक ऐसी बीमारी बोल सकते हैं कि लाइफ टाइम तक चलता है और ये बोल सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। ऐसे डिजीज को हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं, जैसे कि आपका एलिफेंटियोसिस को बेसिकली हम फाइलेरियोसिस के भी नाम से जानते हैं और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा ये बेसिकली आपका डिजीज देखने को मिलता है, तो वुसरेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा ये पर्टिकुलर आपका ये डिजीज देखने को मिलता है। ये आपका जो है क्रोनिक डिजीज होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो आपका इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है वो बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बेसिकली इसको फैलाया जाता है, माइक्रोब्स के द्वारा ये पर्टिकुलर डिजीज आपका ये फैलता है, उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। लेकिन आपका जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन होते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे डिजीज जैसे कि आपका कैंसर हो गया। कैंसर बेसिकली किसके द्वारा होता है? तो जो आपका एबनॉर्मल सेल डिवीजन देखने को मिलता है डब्ल्यूबीसी में, व्हाइट ब्लड सेल में। क्लियर? तो इसमें नॉर्मल ग्रोथ की वजह से कैंसर देखने को मिलता है और ये बोल सकते हैं कि आपका ये किसी भी माइक्रोब्स के द्वारा ये नहीं फैलाया जाता है। तो आपका ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोल सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, और आपको याद रखना है कि लो ब्लड प्रेशर का जो रेंज जो होता है आपको याद रखना है। हाई ब्लड प्रेशर का आपका रेंज जो होता है आपका कितना होता है? 120 Hg होता है और ये लो प्रेशर का रेंज कितना होता है? तो वो आपका 80 Hg होता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है और ये दोनों के दोनों ही डिजीज बोल सकते हैं कि आपके नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप ये स्लाइड पे फोकस करेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट डिजीज का ये आपका ये कंपाइलेशन है। टाइफाइड आपका जो है साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। कॉलरा डिजीज बेसिकली आपका विब्रियो कॉलरी नाम का जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। और ये ट्यूबरकुलोसिस का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एंथ्रेक्स डिजीज जो होता है आपका ये फैलता है बैसिलस एंथ्रासिस के द्वारा, ये भी आप याद रख सकते हैं। और सारे के सारे जो भी ये डिजीज है बेसिकली आपका इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है ये किसके द्वारा फैलता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। क्लियर? और ये आपका इंपॉर्टेंट डिजीज है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर फाइलोरी के द्वारा ये फैलाया जाता है। क्लियर? पेप्टिक अल्सर। और ये रॉबिन वारेन और उसके साथ साथ बैरी मार्शल, इनको जो है बेसिकली नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में बोल सकते हैं 2005 में। इनके द्वारा जो इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में एनालिसिस किया गया था। बेसिकली ये जो आपको पेप्टिक अल्सर इसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स बेसिकली आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया होता है। इनके बारे में बताया गया था रॉबिन वॉरेन और उसके साथ साथ बैरी मार्शल के द्वारा, जिनके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में 2005 में। अगर आपके एग्जाम से 2005 में पूछ लिया एग्जाम से पूछा जाए कि आपसे जो है 2005 का जो है बेसिकली फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज दिया गया था, तो ये एग्जाम्स में आपको करना काफी डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी ये पढ़ के जा चुके हैं। और ये मैं एनसीईआरटी का फैक्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। क्लास 9 के एनसीईआरटी में ये प्यारा सा ये फैक्ट मेंशन है। क्लियर? तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर और उसके साथ साथ एड्स और ये पोलियो और ये मम्स आपका ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आपका वायरस होता है और ये वायरस बेसिकली आपका कनेक्टिव लिंक होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। सबसे फर्स्ट आपका जो वायरस डिस्कवर किया गया था कौन सा वायरस था? आपका जो है
वो टीएम टोबैको मोज़ेक वायरस था, क्लियर। और डिमिट्री इवानोवस्की के द्वारा बेसिकली ये पर्टिकुलर वायरस को डिस्कवर किया गया था, खोज किया गया था। एक्नी नाम का जो डिजीज जो होता है बेसिकली स्टेफाइलोकोकाई नाम के बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। स्लीपिंग सिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है और आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। स्लीपिंग सिकनेस का जो कॉजल और ऑर्गेनिज्म जो होता है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा ये पर्टिकुलर डिजीज आपका ये फैलाया जाता है और ये आपका प्रोटोजोन्स है और इसका वेक्टर क्या होता है, इस पर्टिकुलर डिजीज का जो वेक्टर जो होता है किसके द्वारा ये फैलाया जाता है, तो सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई का जो जूलॉजिकल नेम क्या होता है, ग्लोसिना पैलपेलिस होता है, आप याद रख सकते हैं ग्लोसिना स्पीसीज, क्लियर। काला अजहर बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट डिजीज होता है, ये किसके द्वारा फैलता है, तो लिस्मानिया के द्वारा। और ये आपके प्रोटोजोन्स है, ये लिस्मानिया, और ये बोल सकते हैं इस डिजीज को फैलाने वाले मक्खी का क्या नाम है, तो सैंड फ्लाई। जिस जो आपका डिजीज फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसे हम वेक्टर के नाम से जानते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपका मलेरिया डिजीज जो होता है प्लाज्मोडियम, ये भी एक प्रकार का जो है प्रोटोजोन्स ही होता है और इस डिजीज को फैलाने का काम कौन करता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज, क्लियर। और ये आपका जो एलिफेंटियोसिस जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आपका जो है वुसरेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है, जिसका वेक्टर बोल सकते हैं फीमेल एनोफिलिस होता है, क्लियर। और ये आपका अमीबियोसिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री जिसे हम अपेचिस कहते हैं और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आपका जो है किसके द्वारा फैलता है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इंपॉर्टेंट आपका ये प्रोटोजोन्स होता है, फाइलम प्रोटोजोआ से इसका संबंध है, इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछा जाता है एंटीबायोटिक से रिलेटेड। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन जो है बेसिकली इसको प्रिपेयर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। ये आपके फिजिसिस्ट के साथ साथ बोल सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो आपका पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक जो है एक इंपॉर्टेंट फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि एंटीबायोटिक जो होते हैं केवल और केवल बोल सकते हैं कि अगेंस्ट वर्क करते हैं बैक्टीरिया। जो आपका बैक्टीरियल पार्ट की बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए बोल सकते हैं कि आपका ये हेल्प करता है आपका एंटीबायोटिक। ये आपका वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई भी जो है आपका एंटीबायोटिक कोई भी आपको देखने को नहीं मिला, इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा अगर कोई भी इन्फेक्शन आपका जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, तो क्लियर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, आपको बताना था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, पूछा वही है जो गलत है, क्लियर। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट को बेसिकली हम गिल्ट इज्ड मार्केट कहते हैं या फिर सेकेंडरी मार्केट जो आपका होता है उसमें बेसिकली सेल और उसके साथ साथ परचेज किया जाता है जो भी आपका प्रीवियसली इशूड आपका जो है सिक्योरिटीज होता है। आरबीआई इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बेसिकली, जो इसका डोमिनेंट रोल होता है बोल सकते हैं गिल्ट इज मार्केट किसके द्वारा थ्रू जो है ओपन मार्केट रेगुलेट ऑपरेशंस के थ्रू, क्लियर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। और ये फोर्थ ऑप्शन में आपका मेंशन था प्राइमरी मार्केट, इसे बेसिकली हम किसके नाम से जानते हैं, न्यू इशू मार्केट के नाम से जानते हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट था, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको फोकस करना है गिल्ट इज्ड मार्केट के बारे में। तो ये जो आपका गिल्ट इज्ड मार्केट क्या होता है, तो इससे बेसिकली हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के भी नाम से जानते हैं। यहाँ भी फोकस कीजिए, इसमें बेसिकली इस पर्टिकुलर आपके इन्वेस्टर जो होते हैं गिल्ट इज्ड मार्केट में आपके प्रीडोमिनेंटली इंस्टीट्यूशन लाइक आपके जो है कॉमर्शियल बैंक एलआईसी और उसके साथ साथ आपके प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, क्लियर। और ये आपका आरबीआई का इंपॉर्टेंट रोल होता है, डोमिनेंट रोल बोल सकते हैं गिल्ट इज्ड मार्केट में किसके थ्रू, जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, जो आपके ऑप्शन में मेंशन था, इसलिए आपका ऑप्शन जो है आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इसका आंसर बेसिकली आपका जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी और ये फोर्थ भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है आपका सेकंड एंड थर्ड, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बहुत ही पेशेंस के साथ वीडियो देखना है। यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करते हैं तो टू टाइप्स के होते हैं, मार्केट मनी मार्केट और ये कैपिटल मार्केट। ये आपका कैपिटल मार्केट जो होता है ये प्राइमरी मार्केट और ये सेकेंडरी मार्केट, ये भी टू टाइप्स के होते हैं। आपके प्राइमरी मार्केट डेब्ट और उसके साथ साथ इक्विटी, और ये सेकेंडरी मार्केट में भी आपको देखने को मिला टू टाइप्स डेब्ट एंड इक्विटी, क्लियर। तो ये जो प्राइमरी मार्केट जो होता है इसे बेसिकली हम न्यू इशूज मार्केट के भी नाम से जानते हैं। ये डील करता है आपके न्यू सिक्योरिटीज जो आपका जो इशू किया जाता है फर्स्ट टाइम, क्लियर। ये जो आपके इन्वेस्टर जो होते हैं इस मार्केट में आपके बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स होते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड। सेकेंडरी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, इस मार्केट को बेसिकली हम स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज के भी नाम से जानते हैं। इस मार्केट में बेसिकली ये परचेज और उसके साथ साथ सेल भी किया जाता है। जो भी आपका एग्जिस्टिंग आपका जो है पहले से आपका जो सिक्योरिटीज आपके पास है उसको आप खरीद भी सकते हो और उसके साथ उसको बेच भी सकते हो सेकेंडरी मार्केट में, क्लियर। और ये बेसिकली ये हेल्प करता है जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है जो किसके लिए, डिस इन्वेस्ट के लिए, और ये आपके फ्रेश इन्वेस्टर्स को भी जो आप मार्केट में इंटर करते हैं उनके लिए भी आप बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि हेल्प करते हैं आपके सेकेंडरी मार्केट। और ये प्रोवाइड कराते हैं लिक्विडिटी और ये मार्केटेबिलिटी जो भी आपके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होता है उसके लिए। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है सेबी से रिलेटेड, तो सेबी के बारे में आपको याद रखना है।
ये जो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1988 में, और ये बोल सकते हैं कि आपको ये जो स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, आपका सेबी एक्ट आया था 1992 का। ये जो आपका सेबी जो होता है बेसिकली ये इसको सेटअप किया गया था किससे प्रोटेक्शन के लिए, जो है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो उसके साथ साथ डेवलपमेंट और रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। क्लियर। टॉपिक ऑफ कैंसर किस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट से पास होता हुआ नजर आएगा, इस पर्टिकुलर ऑप्शन से आपको सेलेक्ट करना है। पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर केरल। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ से बेसिकली आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में पास होता हुआ नजर आएगा। इस मैप पे फोकस कीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, 8 स्टेट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता हुआ नजर आएगा। क्लियर। तो आप इंपोर्टेंट फैक्ट भी याद रख सकते हैं। म्यांमार आपका ये कंट्री है, इसके बोल सकते हैं कि इंडिया का कौन कौन सा स्टेट जो होता है म्यांमार से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसके बारे में याद रख सकते हैं। बांग्लादेश से कौन कौन सा इंडिया का स्टेट जो है अपने लैंड बाउंड्री को शेयर करता है, आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में। तो याद रखिए 5 स्टेट होते हैं। 5 स्टेट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि असम, मेघालय, यहाँ पे फोकस कीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और ये आपका वेस्ट बंगाल। ये 5 स्टेट बेसिकली आपके लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। और ये फैक्ट आपको याद रखना है। भूटान के साथ बेसिकली आपके 4 स्टेट अपने बाउंड्री को शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए असम और ये आपका सिक्किम और ये आपका जो है ये वेस्ट बंगाल। क्लियर। तो याद रखेंगे। और ये भी पूछा जाता है आपका ये आपका सिक्किम स्टेट जो होता है किस दो आपके कंट्री के बीच में देखने को मिलेगा, तो नेपाल एंड उसके साथ साथ भूटान के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आप याद रखेंगे। बेसिकली यहाँ पे देखिए आपका ये वर्ल्ड का मैप है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके 7 कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो आपका सबसे बड़ा जो एरिया वाइज में बता रहा हूँ एशिया कॉन्टिनेंट होता है, देन सेकंड नंबर पे अफ्रीका होता है, थर्ड नंबर पे आपका जो है वो नॉर्थ अमेरिका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे आपका साउथ अमेरिका और ये फिफ्थ नंबर पे आपका अंटार्कटिका। क्लियर। और ये 6 नंबर पे आपका यूरोप और ये 7th नंबर पे आपका जो ऑस्ट्रेलिया। सबसे आपका जो है वो एरिया वाइज जो आपका सबसे छोटा आपका कॉन्टिनेंट कौन सा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया होता है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। और ये आपको बताना है अब जो भी यहाँ पे कंट्री मेंशन है, इस कंट्री के बारे में आपको बताना है कि इसका कैपिटल क्या है और उसके साथ साथ जो है इसके करेंसी को अपने नोटबुक में लिखना है। क्लियर। जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। टॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपके 16 कंट्रीज से पास होता हुआ नजर आएगा। अल्जीरिया, नाइजर, लिबिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, बहामास, मॉरिटानिया एंड माली। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देगा। अल्जीरिया, नाइजर, लिबिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, बहामास, मॉरिटानिया एंड माली। क्लियर। और यहाँ पे देखिए एक ऐसा कॉन्टिनेंट है बेसिकली आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ साथ आपका इक्वेटर और ये आपका जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों ही लाइन बेसिकली पास होता हुआ नजर आएगा आपको जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। और ये ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। और ये आप ऑप्शंस के बारे में याद रखेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक कोड आप जनरेट कर सकते हैं PAIS से। क्लियर। ये जो आपका पैसिफिक ओशियन जो होता है एरिया वाइज सबसे बड़ा आपका ये आपका ओशियन है। सेकंड आपका जो अटलांटिक, ये आपका एस शेप का होता है। यहाँ पे देखिए अटलांटिक ओशियन। देन आफ्टर आपका जो इंडियन ओशियन, इंडिया के नीचे आपको ये देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन। और ये आपका जो है एस मींस आपका सदर्न ओशियन और ये आपका जो है ए जो है बेसिकली आपका ये आर्कटिक ओशियन होता है। क्लियर। तो ये आपका सीक्वेंस है एरिया वाइज। सबसे बड़ा आपका जो है वो पैसिफिक आपका ओशियन होता है। इसी में आपको मरियाना ट्रेंच भी देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन में। तो ये फैक्ट भी आप साथ के साथ याद करते चलें जो आपके एग्जाम्स में काफी आपको कॉन्फिडेंस देगा। क्लियर। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। और मैं आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोर्स भी मैं बता रहा हूँ। क्लास 12th केमिस्ट्री आप जाकर के किसी तरीके से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से पूछा गया था। उस चैप्टर का नेम भी मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली आपको टाइप ऑफ ड्रग्स बताना था कि जो बेसिकली आपका ये जो मिमिक और ये आपका नेचुरल मैसेंजर किसके द्वारा जो है आपका स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। हिंदी में रीड कर दे रहा हूँ जिससे आप बहुत आसानी से समझेंगे इस क्वेश्चन को। आप उस प्रकार की दवाओं को क्या कहेंगे जो आपका रिसेप्टर पर स्विच करके प्राकृतिक संदेश वाहक की आपका ये नकल करता है। तो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, उस ड्रग को एंटी डिप्रेसेंट्स बोलते हैं या फिर डिप्रेसेंट्स बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं या फिर एंटागोनिस्ट्स बोलते हैं। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर ड्रग को हम किसके नाम से जानते हैं, एगोनिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये सीधी लाइन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, दीज आर कॉल्ड
एगोनिस्ट्स, दीज आर कॉल्ड एगोनिस्ट। क्लियर। तो ये जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी के पॉइंट ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप चाहें तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को रीड कर सकते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में था एंटागोनिस्ट है, तो ऐसे ड्रग बेसिकली जो है आपका ऐसा ड्रग जो है आपका ये बाइंड करता है रिसेप्टर साइट से और उसके साथ साथ ये रोकता है, इनहिबिट करता है जो भी आपका नेचुरल फंक्शन जो होता है उसको। तो बेसिकली ऐसे ड्रग को हम एंटागोनिस्ट कहते हैं और ये इसका यूजफुल बोल सकते हैं, इसका उपयोग कब होता है जब आपका ब्लॉकिंग होता है मैसेज, जब आपका मैसेज का रिक्वायर होता है और ये उसको क्या करता है कि उसको ये ब्लॉकिंग कर देता है मैसेज को। क्लियर। तो ये बेसिकली उस पर्टिकुलर ड्रग को हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। आप यहाँ पे फोकस कीजिए, ये बेसिकली आपका रिसेप्टर है। क्लियर। और ये आपका जो है केमिकल दैट कैन नॉट बाइंड, ये आपका ये ड्रग आपके प्रकार का केमिकल ही तो होता है, ये आपका बाइंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो है आपका केमिकल बाइंड, ये आपका जो है कैन बाइंड, ये बेसिकली आप एंटागोनिस्ट ड्रग बोल सकते हैं जो आपका रिसेप्टर साइड से आपका जो है ये बाइंड कर जाता है। क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका मेंशन था इस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में भी आपको याद रखना है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको ये समझना होगा। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं, तो जो भी आपके ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं और उसके साथ साथ आपका एनाल्जेसिक्स जो होते हैं ये आपके न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग होते हैं। क्लियर। और ये ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, मान लीजिए कि आप अपने आप को जो है स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली आपका ये ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग यूज किया जाता है। माइल्ड और उसके बोल सकते हैं कि आपका कुछ मेंटल डिजीज के लिए भी आपका ये ट्रैंक्विलाइजर्स यूज किया जाता है। आपको ये एंजाइटी से आपको ये मुक्त करेगा ये पर्टिकुलर आपका ये मेडिसिन, और ये स्ट्रेस जो भी आपका इरिटेशन होता है ना उससे भी आपको ये निजात मिलेगी। इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि मेडिसिन को जब आप यूज करेंगे तो एक्साइटमेंट भी देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि आपके इसेंशियल कंपोनेंट आपका जो भी स्लीपिंग पिल्स जो होता है, जैसे कि कुछ लोग की नींद नहीं आती है तो वो बेसिकली इस पर्टिकुलर ड्रग का वो यूज करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, उसमें बोल सकते हैं कि स्लीपिंग पिल्स में आपको कुछ अमाउंट देखने को मिलेगा ट्रैंक्विलाइजर्स का। और ये कुछ आपके ट्रैंक्विलाइजर्स जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरिडाई आपके जो है जीपो ऑक्साइड, ये आपका ड्रग का नेम है, इसको आप याद रख सकते हैं। मेप्रोबेमेट। क्लियर। और ये आपके जो है माइल्ड बोल सकते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स जो आपके बोल सकते हैं कि टेंशन से आपको मुक्त करेगा। इक्वेनिल ये आपका यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए डिप्रेशन और उसके साथ साथ हाइपर टेंशन। क्लियर। और ये आपके नॉर एड्रिनलिन, ये नॉर एड्रिनलिन जो एक प्रकार का जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, जो इसका इंपॉर्टेंट रोल जो होता है मूड सेंस में, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका जो है नॉर एड्रिनलिन का, ये बेसिकली आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और ये जो बेसिकली आपका ये जो लेवल जो होता है नॉर एड्रिनलिन का जो है आपका लो होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो जो आपका सिग्नल असेंडिंग एक्टिविटी जो होता है बहुत स्लो हो जाता है। और ये क्या होता है कि पर्सन जो उस केस में जो वो डिप्रेशन फील करता है और इस सिचुएशन में जो है बेसिकली हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो ड्रग्स जो होता है बेसिकली रोकता है जो भी आपका एंजाइम जो होता है ना उसको ये रोकता है, जैसे कि जिससे इसका ये जो भी आपका कैटलाइज जो होता है डिग्रेडेशन ऑफ द नॉर एड्रिनलिन का। क्लियर। तो ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट ड्रग को हम एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके ड्रग है जैसे कि आइप्रोनाइजिड और ये आपके जो है फिनेलजिन, ये आपके जो 2 इस प्रकार के ड्रग बोल सकते हैं आपके एंटी डिप्रेसेंट। क्लियर। तो आपके ऑप्शन में मेंशन था इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में, इसमें से कौन सा आपका जो है ये 4 सीजन जो इंडिया में देखने को मिलता है ये इसका जो है पार्ट नहीं है, कोल्ड वेदर सीजन या फिर हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन या फिर साउथ ईस्ट मानसून सीजन। तो कोल्ड वेदर सीजन देखने को मिलता है इंडिया में, हॉट वेदर सीजन भी देखने को मिलता है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी देखने को मिलता है, लेकिन साउथ ईस्ट मानसून सीजन आपका ये नहीं होता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए जो है आपको ये देखने को मिलेगा कोल्ड वेदर सीजन और ये आपके हॉट वेदर सीजन और ये आपका जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और ये आपका रिट्रीटिंग मानसून सीजन होता है। क्लियर। तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आपका कौन सा मेंशन था, आपका ये साउथ वेस्ट भी आपका करेक्ट था, लेकिन साउथ ईस्ट वाला ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्लियर। इस ईयर में बेसिकली उस पर्टिकुलर ईयर का नाम बताना है आपको। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था उस पर्टिकुलर ईयर में न्यू स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टाइन कंडेंसर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बीएससी के नाम से जानते हैं, जो आपका बेस्ट था। क्वांटम फॉर्मुलेशन जो किसके द्वारा किया गया था, इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया था। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1935 में, 1924 में या फिर 1930 में या फिर 1999 में। क्लियर।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बेसिकली जो है ये न्यू स्टेट ऑफ मैटर जो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये प्रेडिक्ट किया गया था 1924 में। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए, आपके 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तो बहुत ही कॉमन होता है। फोर्थ आपका प्लाज्मा होता है एंड फिफ्थ आपका जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। क्लियर? और ये प्लाज्मा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होना है, ब्लड के भी आपको देखने को मिलेगा, ब्लड में प्लाज्मा। तो ये आपका ब्लड में जो प्लाज्मा जो होता है ना, ये बेसिकली जब हम ब्लड की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स देखने को मिलता है। प्लाज्मा बेसिकली आपका 55% ब्लड में देखने को मिलता है, और ये आपका जो ब्लड कार्पसेल्स जो होता है ये बेसिकली इसका 45% देखने को मिलता है। और ये ब्लड कार्पसेल्स में आपको देखने को मिलेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स। तो ये आपका प्लाज्मा दूसरा है, मैं इस प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ। ये आपका जो स्टेट ऑफ मैटर भी होता है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। ये जो प्लाज्मा जो होता है ये आपका जो सुपर एनर्जेटिक और ये सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होता है। क्लियर? प्लाज्मा। और ये जो पार्टिकल जो होते हैं बोल सकते हैं कि आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब में, और उसके साथ साथ आपके नियॉन साइन जो बल्ब जो होता है ये बेसिकली आपका ये प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है। नियॉन साइन बल्ब में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर जो आपका नियॉन गैस और उसके साथ साथ जो आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर। क्लियर? और जहां पे आपको ये हीलियम गैस और ये कुछ अदर गैसेस भी देखने को मिलेंगे। और ये जो गैस जो होते हैं आयोनाइज्ड होते हैं, और ये आयोनाइज्ड होने कब ये आयोनाइज्ड होंगे? जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो है वो देने पर वे इनमें एनर्जी का फ्लो होता है, जिसके जरिए बोल सकते हैं कि इस एनर्जी की हेल्प से ये जो गैस जो होते हैं आयोनाइज्ड हो जाते हैं। और ये बोल सकते हैं कि ये आपका ये जो चार्जिंग अप जो होता है ये प्लाज्मा बेसिकली आपका जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर जाता है, और ये बोल सकते हैं कि ट्यूब या फिर बल्ब के अंदर। क्लियर? और ये आपका जो है प्लाज्मा जो होता है ग्लो करता है, और ये स्पेशल कलर, और ये जो आपका स्पेशल कलर के साथ, लेकिन ये जो आपका स्पेशल कलर जो होता है वो आपका डिपेंड करता है कि किस नेचर का आपका ये गैस है। तो गैस के नेचर पे आपका ये प्लाज्मा का जो ग्लो जो होता है उसके कलर का ग्लो जो है आपके नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। और ये जो सन और उसके साथ साथ स्टार जो है, सन भी आपका स्टार ही है। क्लियर? तो ये भी आपको नहीं भूलना है। और ये जो भी आपके सन और उसके साथ साथ स्टार्स में बोल सकते हैं कि जो ग्लो देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा बेसिकली आप स्टार्स में देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको जो है बहुत हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा स्टार्स में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करना है आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। 1920 में बेसिकली इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा जो है कुछ कैलकुलेशन किया गया था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और ये जो बेसिकली आपका इस कैलकुलेशन के बेस पे जो है 1924 में जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये आपका न्यू स्टेट ऑफ मैटर अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है वो बेसिकली बताया गया था। क्लियर? प्रिडिक्ट किया गया था न्यू स्टेट ऑफ मैटर। और ये 2001 में 2001 में जो आपके इरिक ए कॉर्नवेल, वुल्फ गैंग और ये उसके साथ साथ जो आप याद रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है किडरले, और ये आपका जो कार्ल ई वाइमन यूएसए के, इनको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है 2001 का जो है फिजिक्स में। और ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को लेकर के, क्लियर, बीसी को लेकर के। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था एवरेज हाइट ट्रोपोस्फियर का। एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि क्वेश्चंस आपके किस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जा रहा है। क्लियर? तो एवरेज हाइट कितना होता है ट्रोपोस्फियर का? 13 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर। तो याद रखिए एवरेज हाइट जो होता है ट्रोपोस्फियर का आपका जो है वो 30 किलोमीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर EIMST, ये आप एक कोड याद रखेंगे। ट्रोपोस्फियर आपको सबसे जो है नीचे देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन आयनोस्फियर, देन अप टू इसको आपको देखने को मिलेगा एक्सोस्फियर। क्लियर? आप इस पर्टिकुलर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपको फोकस करना है, ये जो आपका डेंसिटी जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा जो भी आपका सरफेस ऑफ अर्थ उसके नजदीक आपको डेंसिटी हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं आपका डेंसिटी आपका डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और ये आपके 5 बोल सकते हैं कि आपको लेयर देखने को मिलेगा। क्लियर? एटमॉस्फेयर का, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। क्लियर? तो यहाँ पे फोकस कीजिए ट्रोपोस्फियर के बारे में। ये इसका एवरेज हाइट 30 किलोमीटर देखने को मिलता है, और ये आपका लोअर मोस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इसका हाइट जो होता है 8 किलोमीटर होता है पोल्स पे, और ये आपका जो है 18 किलोमीटर होता है इक्वेटर पे। और ये थिकनेस जो होता है ट्रोपोस्फियर का आपका ग्रेटेस्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इक्वेटर पे, क्योंकि आपका हीट जो होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है ग्रेट हाइट्स पे, और ये किसके द्वारा जो है आपका स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल आपके करेंट्स के द्वारा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। टेम्परेचर क्या होता है किस पर्टिकुलर आपकी रीजन में जो आपका ये जो है आपका बोल सकते हैं कि आपका
ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेसिकली 165 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई की तरफ जाने पे आपका ये टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आता है इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर रीजन में। और ये आपका जो भी बोल सकते हैं कि जो डेली एक्टिविटीज जो होता है जैसे कि आपका बादल का लगना और ये सारे के सारे जो फेनोमेनॉन जो होता है इसी ट्रोपोस्फियर में हमें देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट आप फैक्ट याद रख सकते हैं। और उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है ट्रोपोपॉज। क्लियर, तो ये आप ट्रोपोपॉज के बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर के बारे में। स्ट्रेटोस्फियर में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा इसका एवरेज हाइट 50 किलोमीटर और ये इंपॉर्टेंट आपका जो है लेयर जो प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर इस पर्टिकुलर रीजन में हमें देखने को मिलता है। ओजोन आपका डे जो होता है 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये बेसिकली आपका ओजोन लेयर जो प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। और ये मेसोस्फियर जो होता है ये बेसिकली स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा और इसका जो हाइट जो होता है आपका 80 किलोमीटर पे आपको ये देखने को मिलेगा। और ये आपका जो अपर लिमिट जो होता है मेसोस्फियर को जिसे हम मेसोपॉज के नाम से जानते हैं। और ये आयनोस्फियर जो बेसिकली आपका लोकेटेड होता है 80 किलोमीटर 80 और उसके साथ साथ 400 किलोमीटर के बीच में। और ये आपके एवं बोल सकते हैं कि मेसोपॉज के ऊपर ये देखने को मिलता है। और ये आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज आपका पार्टिकल्स जिसे हम आयंस कहते हैं ये इस पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसे हम आयनोस्फीयर के भी नाम से जानते हैं। रेडियो वेव्स जो होते हैं ट्रांसमिट हो जाते हैं अर्थ पे बोल सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि आपके रिफ्लेक्ट बैक होते हैं आपके अर्थ में इसी पर्टिकुलर लेयर से होकर के। नेक्स्ट आपका जो है लास्ट एक्सोस्फीयर के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। सबसे आपको ये बाहर की तरफ ये आपको ये लेयर देखने को मिलेगा और ये अपर मोस्ट लेयर बोल सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि एक्सोस्फीयर आपको देखने को मिला। इसके बारे में बहुत कुछ आइडिया नहीं है, बहुत कुछ जानकारी नहीं है इस लेयर के बारे में, एक्सोस्फीयर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में, आपको आइडेंटिफाई करना था बेसिकली जो है इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। रबी क्रॉप्स को बेसिकली इंडिया में बोया जाता है, इसकी बुआई होती है अक्टूबर टू नवंबर और उसको हार्वेस्ट किया जाता है, इसको काटा जाता है अप्रैल टू जून के मंथ्स में। और ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स बेसिकली ग्रोन किया जाता है आपका जो है रबी इंडिया में जो है पैडी मेज मक्का होता है और ये आपका ग्राम चना सोयाबीन एंड मस्टर्ड सरसों। तो ये बेसिकली आपका जो है रबी क्रॉप के बारे में मेंशन है, नेम मेंशन है बेसिकली। ऑप्शन आपका ये स्टेटमेंट सेकंड में। स्टेटमेंट थर्ड ऑस अमन और ये बोरो, ये आपके तीन बोल सकते हैं कि क्रॉप्स पैडी हैं और ये असम वेस्ट बंगाल और ये ओडिशा में आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइए आपका तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है या फिर फर्स्ट एंड थर्ड केवल करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड केवल करेक्ट है या फिर फर्स्ट एंड सेकंड केवल करेक्ट है। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर केवल और केवल सेकंड क्वेश्चंस को रीड करके ही दे सकते हो, क्योंकि रबी क्रॉप के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका पैडी रबी क्रॉप नहीं होता है, पैडी बेसिकली आपका ये खरीफ क्रॉप होता है। आपका आंसर निकल जाएगा, केवल आपको यही पता है कि पैडी बेसिकली अगर आपका ये खरीफ क्रॉप होगा तो ये आपका ऑप्शन सेकंड आपका जो है ये स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट हो जाए इनकरेक्ट होगा। अगर आपका सेकंड इनकरेक्ट है तो बेसिकली आपका ये भी फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ ये भी आपका थर्ड भी इनकरेक्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ फर्स्ट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बचा क्या आपका और फर्स्ट एंड थर्ड केवल आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे फोकस कीजिए, रबी क्रॉप जो होता है बेसिकली विंटर में इसको बोया जाता है अक्टूबर टू दिसंबर के मंथ्स में और इसको हार्वेस्ट किया जाता है गर्मियों में बेसिकली अप्रैल टू जून के मंथ्स में। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स व्हीट बार्ली, ये आपका गेहूं होता है, जौ और ये आपका पीस मटर और ये आपका चना और ये मस्टर्ड सरसों होता है। इंपॉर्टेंट आपके रबी क्रॉप्स का नाम आप याद रखेंगे। खरीफ क्रॉप बेसिकली मानसून सीजन में इसको बेसिकली इसकी बुआई होती है, बुआई नहीं होती इसकी जो है बेसिकली रोपाई होती है, ग्रो किया जाता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है और इसको हार्वेस्ट किया जाता है जो है सितंबर अक्टूबर के मंथ्स में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो होता है इस पर्टिकुलर सीजन में पैडी धान और ये आपका मेज मक्का और ये ज्वार बाजरा तूर अरहर और ये आप बोल सकते हैं कि जो आपका मूंग उड़द कॉटन और ये जूट ग्राउंडनट मूंगफली होता है और ये सोयाबीन। इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि आपके ये पैडी क्रॉप होते हैं। कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स लाइक असम वेस्ट बंगाल कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा के कोस्टल एरियाज को हम क्या बोलते हैं जो है वो उत्कल कोस्ट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु एंड केरल और ये आपके महाराष्ट्र और ये बेसिकली कोकण कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में बेसिकली बोल सकते हैं कि जो है इस पर्टिकुलर रीजन में राइस को ग्रो किया जाता है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश एंड बिहार में।
नेक्स्ट आपको याद रखना है कि रबी एंड खरीफ सीजन के बीच में आपको एक इंपॉर्टेंट सीजन देखने को मिलेगा समर में, जो है गर्मियों में, जिसे हम जायद सीजन के नाम से जानते हैं। और जायद क्रॉप के बारे में याद रखेंगे, जो भी आपका वाटरमेलन, ये आपका तरबूज, मस्क मिलन, खरबूज, कुकुम्बर, खीरा, और ये वेजिटेबल्स और ये फोडर क्रॉप्स, ये बेसिकली जो भी आपके जारे वाले फसल जो होते हैं आपके जायद क्रॉप होते हैं। शुगर कैन, ये आपका गन्ना जो होता है, इसको ग्रो करने में ऑलमोस्ट लगभग 1 ईयर का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये बोल सकते हैं कि सेल चैप्टर से पूछा गया था, बायोलॉजी का क्वेश्चन था। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 का जो आपका भी रिसेंट एग्जाम हुआ, इस एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना था उस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल का नाम जिसमें आपको मिलियंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, और बोल सकते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, इनका फंक्शन होता है प्रोडक्शन, फोल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल, और उसके साथ साथ ये डिस्पैच ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स। तो उस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल या फिर कोशिकांग का क्या नाम है? पेरोक्सिसोम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन को माइटोकॉन्ड्रिया से कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेसिकली जो है वो प्लूरल होता है माइटोकॉन्ड्रियन का। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रियन मींस वन माइटोकॉन्ड्रिया। और ये गोल्गी apparatus, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बेसिकली आपका होगा ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका जो होता है वो आपका RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड आपका होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम्स एब्सेंट होता है, राइबोसोम्स देखने को नहीं मिलेगा। और ये RER जो होता है ये बेसिकली इसमें आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेगा। और ये आपका राइबोसोम्स जो होता है बेसिकली इसे हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के भी नाम से जानते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को। 70s राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेगा प्रोकैरियोटिक जो भी आपके सेल होते हैं, और ये 80s राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में। 70s राइबोसोम्स बेसिकली आपका 50s प्लस 30s सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, और ये आपका 80s राइबोसोम्स जो होता है वो 60s प्लस 40s आपके सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं। राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था? तो पैलाडे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। यहाँ पे फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट आपका ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल है, दोनों ही आपके यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है। और यूकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलेगा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर आपको जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस। क्लियर? और उसके साथ साथ जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है इसमें, और डीएनए आपको इस पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियोलस में। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं। और ये बोल सकते हैं कि जो है न्यूक्लियस को बेसिकली ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और न्यूक्लियोलस केंद्रिका की डिस्कवरी किसने करी थी? तो रॉबर्ट फॉन्टाना। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आप याद रखेंगे। लेकिन सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक 1665 में इनके द्वारा किया गया था सेल की डिस्कवरी। ये आपका नॉन लिविंग सेल था, नॉन लिविंग कॉक सेल बेसिकली इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा। लिविंग सेल की डिस्कवरी बेसिकली किसके द्वारा किया गया था? तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। और ये आपका बैक्टीरियल सेल था। क्लियर? बैक्टीरियल सेल को ये डिस्कवर किया था किसने? जो है एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में। तो सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयार रहेंगे इन सारे फैक्ट्स को लर्न करके। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे फोकस की थोड़ा सा मैं 2 मिनट और लूंगा इस पर्टिकुलर इमेज पे, देन आफ्टर और आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। जो आपको सबसे फर्स्ट लेयर देखने को मिलेगा आपको प्लांट सेल में, सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है बेसिकली फर्स्ट लेयर होता है, किससे मिलकर के बना होता है? सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। और ये आपको देखने को मिलेगा जो है फर्स्ट लेयर। लेकिन एनिमल सेल में आपका सेल वॉल क्या होता है? आपका एब्सेंट होता है, देखने को ही नहीं मिलता है। सेकेंड लेयर जो होता है प्लांट सेल में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? और ये बेसिकली आपका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये आपका फर्स्ट लेयर होता है, पहला लेयर बोल सकते हैं कि जो है एनिमल सेल का। क्लियर? और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर जो है ये आपका पूरा का पूरा ये साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर? और इस साइटोप्लाज्म में बेसिकली जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, ये आप देख रहे हैं ये क्या आपका वैक्यूल है, और एक ही वैक्यूल देखने को मिलता है प्लांट सेल में, और ये बड़ा होता है, लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है, बड़ा होता है, और नंबर उसका एक ही होता है, 1 आपको वैक्यूल देखने को मिलेगा, जिसे हिंदी में रिक्तिका कहते हैं। लेकिन आपको ये बहुत सारे वैक्यूल्स नजर आएंगे आपके एनिमल सेल में, और इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। क्लियर? और ये माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली हम पावर ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट साइकिल देखने को मिलता है, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल से बेसिकली जो है इसे हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं, टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्रेब्स साइकिल को।
इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया में जो है बोल सकते हैं कि जो 38 एटीपी जो है रेस्पिरेशन के दौरान आपका प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी जो होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्रोड्यूस होता है। इसलिए बेसिकली इस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल को हम किसके नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, क्लियर। और उसके बाद से आपके गोल्गी apparatus को बेसिकली ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, क्लियर। दैट्स इट, इतना इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इंफॉर्मेशन ऐसे ही मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बेसिकली ये क्वेश्चन आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के एग्जाम से ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उस पर्टिकुलर म्यूजिशियन या फिर संगीतज्ञ का नाम आपको बताना था जिनको अवार्ड दिया जा चुका है। हाईएस्ट इंडिया का जो है आपका सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर आपका भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है 1999 में, क्लियर, 1999 में। उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित राम नारायण, उस्ताद अमजद अली खान मंगस या फिर बोल सकते हैं कि पंडित रविशंकर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेसिकली जो है आपका होगा पंडित रविशंकर को जो बेसिकली सम्मानित किया जा चुका है इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से 99 में, क्लियर, 1999 में। तो इसका आंसर आपका जो है वो 4th हो जाएगा। और ये आपके पंडित रविशंकर आपके वो क्या बजाते हैं, तो ये बोल सकते हैं कि सितार वादक है, सितार प्लेयर है, क्लियर। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में आपके ऑप्शन में मेंशन है, इसलिए इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। उस्ताद जाकिर हुसैन जिनका जन्म 9 मार्च 1951 में इंडिया में हुआ था, ये आपके तबला प्लेयर हैं, क्लियर, ये तबला बजाते हैं। उनके पिता का नाम क्या है, अल्लाह रखा। इनका भी संबंध तबला से है और इनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 1988 में। पद्म भूषण दिया जा चुका है 2002 में और ये पद्म विभूषण 2023 में। लेटेस्ट अवार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बेसिकली 1990 में, ये तो आपका बहुत ही लेटेस्ट अवार्ड है जिसके बारे में आप याद रखेंगे। 2023 में इनको सम्मानित किया जा चुका है पद्म विभूषण से, क्लियर। और ये संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया जा चुका है 1990 में। और ये फेलोशिप ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप बोल सकते हैं कि आपका रत्ना सत्या 2018 में। और ये 1999 में बेसिकली इनको अवार्ड दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एंडाउमेंट फॉर द आर्ट्स नेशनल हेरिटेज फेलोशिप। तो ये आप याद रख सकते हैं। पंडित राम नारायण ये आपके सारंगी प्लेयर हैं, ये बोल सकते हैं कि सारंगी बजाते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। इनका जन्म बेसिकली जो उदयपुर के नजदीक देखने को मिलता है और ये बोल सकते हैं कि जो है इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2005 में। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में मेंशन था उस्ताद अमजद अली खान, ये आपके सरोद प्लेयर है और ये 11 तान के लिए बोल सकते हैं कि इनका नाम फेमस है। और ये इनको अवार्ड दिया जा चुका है पद्म विभूषण 2001 में और ये पद्म भूषण 1991 में और ये पद्मश्री 1975 में। तो इनको आप याद रख सकते हैं इनका नाम। और इनका जो है संबंध किस बोल सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट से है, तो आपके ये सरोद प्लेयर है उस्ताद अमजद अली खान। पंडित रविशंकर के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो क्या नाम है, रागा मला, क्लियर। तो ये आपसे एग्जाम से ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इनका नाम आप याद रखेंगे। रविशंकर बेसिकली आपके ये सितार प्लेयर थे और ये बोल सकते हैं कि इनको 99 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और ये इनके ब्रदर उदय शंकर का नाम, इनके भाई का नाम वैसा बोल सकते हैं उदय शंकर है। और ये 1986 से लेकर के 1992 तक ये बेसिकली जो है राज्यसभा के मेंबर के रूप में भी इनको ये नॉमिनेट किया जा चुका है। ये बोल सकते हैं कि राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं 1986 से 1992 तक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था कि जो तारीखे फिरोजशाही एक इंपॉर्टेंट आपका जो है ये बुक है, इसके ऑथर का क्या नाम है, मिन्हाज-उस-सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल या फिर बदरुद्दीन मोहम्मद। तो याद रखिए तारीखे फिरोजशाही के आपके राइटर कौन है, जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मिन्हाज-उस-सिराज, ये बेसिकली इनके बुक का क्या नाम है, तबकाते नासरी। तबकाते नासरी के लेखक कौन है आपके, मिन्हाज-उस-सिराज है, क्लियर। अकबरनामा से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल 2022 प्री के एग्जाम्स में, आप ऐसा बोल सकते हैं। अकबरनामा के राइटर कौन है, अबुल फजल हैं। अकबरनामा के 3 वॉल्यूम आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम और उसके साथ साथ जो है आपका ये 3rd वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या मेंशन है, तो फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में मेंशन है। सेकंड वॉल्यूम में क्या मेंशन है, अकबरनामा के सेकंड वॉल्यूम में रेन के बारे में मेंशन है। रेन को आपको रेन से कंफ्यूज मत होना, ये आपका रेन वर्षा वाला रेन है, लेकिन मैं REIGN की बात कर रहा हूँ। और ये आपका 3rd वॉल्यूम जो होता है किससे रिलेटेड, तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से आपका ये रिलेटेड है, आपका ये 3rd वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चोला इंस्क्रिप्शन के बारे में। चोला इंस्क्रिप्शन जो बेसिकली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लैंड की कैटेगरीज के बारे में मेंशन है। उस पर्टिकुलर लैंड को हम किसके नाम से जानते हैं जो बेसिकली गिफ्ट किया जाता था मंदिरों के लिए, मंदिरों को दान में दिया जाता था, उस पर्टिकुलर लैंड को हम किसके नाम से जानते थे? देवदान, सालाभोग, पलिचंदम या फिर ब्रह्मदेव। तो याद रखिए उस पर्टिकुलर लैंड को हम किसके नाम से जानते थे? उस पर्टिकुलर लैंड को हम देवदान के नाम से जानते थे। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए, वेलन वगैरह लैंड जो होता है बेसिकली आपका नॉन ब्राह्मण आपका फिजेंट प्रोप्रिएटर्स हुआ करता था। क्लियर, नॉन ब्राह्मण्स आपके फिजेंट, और ये वेलन वगैरह लैंड को कहते थे। क्लियर, और ये जो है बेसिकली आपका ब्राह्मण दे लैंड, ये बेसिकली जो है ये ब्राह्मण्स को गिफ्ट किया जाता था। इस पर्टिकुलर लैंड को हम ब्राह्मण दे लैंड कहते थे। सालाभोग लैंड जो बेसिकली जो है मेंटेनेंस ऑफ स्कूल के लिए दिया जाता था। सालाभोग बेसिकली आप बोल सकते हैं कि पाठशाला साला, ऐसे आपको रिलेट करके जो है याद रख सकते हैं, स्कूल के लिए दान में दिया जाता था। और ये देवदान और ये तिरुमटक कुनी, क्लियर, और ये लैंड गिफ्ट किया जाता था टेम्पल्स के लिए, मंदिर के लिए। और ये पलिचंदम लैंड जो होता है बेसिकली डोनेट किया जाता था जैन इंस्टीट्यूशन के लिए। क्लियर, तो ये सारे ही फैक्ट्स आप याद रखेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि मैं कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक क्वेश्चंस को काफी डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये 25 क्वेश्चंस नहीं है, 25 आपके टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ हर एक वीडियो में करूंगा बेसिकली आने वाली है। तो आपका फर्स्ट वीडियो, आप इसको एंजॉय कीजिएगा और इस वीडियो का फीडबैक आप दीजिएगा कि इस टाइप के वीडियोस आपके एग्जाम्स में कितना हेल्प देखने को मिले आपके प्रिपरेशन में। क्लियर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली आपका इनकरेक्ट है जो इंडियन डेजर्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को, महत्वपूर्ण लक्षण को ये आपका ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, इसे हम मरुस्थली के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली आपको अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखने को मिलेगा और इस पर्टिकुलर रीजन में 250 mm रेनफॉल पर ईयर देखने को मिलता है और इसके पास सैंड ड्यून्स है। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये जो इस पर्टिकुलर रीजन में बिलो 150 mm रेनफॉल देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, पूछा वही है जो गलत है, इसलिए इसका आंसर आपका वो थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका जो है वो करेक्ट है। क्लियर, इस पर्टिकुलर रीजन में आपको लुनी रिवर देखने को मिलेगा और इस इंपॉर्टेंट मैप पे आप फोकस कीजिए, अरावली रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ बिंद एंड सतपुरा रेंज के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बीच में बेसिकली आपका मीटिंग पॉइंट है नीलगिरीज और ये कार्डमम हिल्स बेसिकली तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ, बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में जो आपका मेंशन है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के एग्जाम से में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एनाइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन किसमें देखने को मिलता है? ये बेसिकली आपको बताना है, स्पाइरोगायरा, यूडोरिना या फिर वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स। तो याद रखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि एनाइसोगैमस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या होता है। तो बेसिकली एल्गी के केस में, सहवाल के केस में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप से आपका जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देखने को मिलता है। फर्स्ट है आपका आइसोगैमस, सेकंड है आपका जो एनाइसोगैमस और ये थर्ड है आपका जो ऊगैमस। तो आइसोगैमस में क्या होता है, ये मान लीजिए कि आपका मेल गैमेट है, बायोलॉजी में बेसिकली मेल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का साइज अगर सेम होता है और ये जब ये मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करेंगे तो इसे बोलते हैं आइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन। क्लियर, ये समझ में आया आपको? ये आपको स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। एनाइसोगैमस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में क्या होता है, बेसिकली जो आपका मेल गैमेट है और उसके साथ साथ ये आपका फीमेल गैमेट है, दोनों का साइज आपका डिफरेंट होगा। क्लियर, डिफरेंट साइज के जब आपके गैमेट फ्यूज करते हैं तो इस टाइप के गैमेट फ्यूजन को हम एनाइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन बोलते हैं और ये यूडोरिना में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। लेकिन ऊगैमस के भी बारे में आपको याद रखना है, ऊगैमस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन किसे कहते हैं? तो इसमें आपका मेल जो होता है, ध्यान से समझिएगा, मेल जो होगा वो बेसिकली आपका स्मॉल होता है। क्लियर, मेल गैमेट आपका स्मॉल होगा और उसके साथ साथ ये आपका मोटाइल होता है। और ये फीमेल गैमेट बेसिकली आपका जो होता है वो बेसिकली फीमेल गैमेट कैसा होता है, तो फीमेल गैमेट बेसिकली आपका जो है नॉन मोटाइल और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि आपका ये बड़ी होती है, आपकी फीमेल गैमेट बड़ी होती है विद रिस्पेक्ट टू मेल। और जब ये इस टाइप के गैमेट फ्यूजन देखने को मिलता है तो बोलते हैं उस टाइप के गैमेट फ्यूजन को हम ऊगैमस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। और ये ऊगैमस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को बेसिकली हम सिनोबियम कॉलोनी के नाम से जानते हैं। ये कॉलोनियल एल्गा होता है। क्लियर, इसके बारे में याद रखेंगे। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं ऑलरेडी बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपके साथ मेंशन किया हूँ। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोर्स मैं बता रहा हूँ क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के एनसीईआरटी चैप्टर नेम में बता रहा हूँ प्लांट किंगडम।
सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया था यूडोरिना के बारे में। देखिए यहाँ पे दे रखा है एनाइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा यूडोरिना के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था। एक लाइट बल्ब जो है बेसिकली आपका वर्किंग करता है 18 वोल्ट बैटरीज, और ये ड्रॉ करता है बेसिकली आपका करंट आपका 3 एम्पियर। आई की वैल्यू दे रखा है 3 एम्पियर, और ये आपका जो है वी की वैल्यू दे रखा है 18 वोल्ट। और आपसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, कितना जो है आपका रेजिस्टेंस बेसिकली बल्ब के द्वारा वो प्रोड्यूस होगा। तो रेजिस्टेंस ये आपका आर की वैल्यू आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वी आई इक्वल टू आई आर, ये बेसिकली आपका ओम लॉ होता है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, वी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये आई का वैल्यू बेसिकली आपको जो है पुट करना है 3, और ये आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा 18 को आप डिवाइड करोगे 3 से, तो आर की वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 6 ओम। क्लियर, इसका आंसर आपका जो है वो फर्स्ट हो जाएगा 6 ओम। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट जो होता है बेसिकली क्या होता है, ओम होता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के एग्जाम्स में मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं, और डिफरेंट एग्जाम से मैं क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रहा हूं। क्लियर, जिसमें आपके एसएससी सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले इस पर्टिकुलर वीडियो में, और भी डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि आपके एसएससी सीपीयू के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। उसके साथ साथ एसएससी सीएचएसएल के भी क्वेश्चंस और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर ये जो आपका एग्जाम है अभी आपका रिसेंट एग्जाम ही हेल्प हुआ है एसएससी के द्वारा, आपको फोकस करना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस पर्टिकुलर ईयर का नाम बताना है बेसिकली, जिसमें पर्टिकुलर ईयर में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पहली बार बोल सकते हैं कि हिस्ट्री में जो है मल्टी मेंबर बॉडी बना था आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उस पर्टिकुलर ईयर का नाम बताना है, 2004 में, 2014 में, या फिर 1995 में, या फिर 1989 में। तो याद रखिए आपका ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी बना था आपका 1989 में, ऑप्शन 4 आपका वो करेक्ट हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, ऑटोनोमस आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है, रिस्पांसिबल होता है एडमिनिस्ट्रिंग, आप बोल सकते हैं कि यूनियन एंड स्टेट के जो भी इलेक्शन प्रोसेस होता है उसके लिए। और ये आपका जो है ये जो आपका बॉडी जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आपका ये जो आपका कमीशन आपका जो है इलेक्शन कमीशन बेसिकली आपका एडमिनिस्ट्रेट करता है, बोल सकते हैं कि जो आपका इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिया में, और उसके साथ साथ ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर, तो इन सबके इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। पार्ट नंबर 15 में आपका मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन के बारे में, और ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 ये आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आपका आर्टिकल है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कब एस्टैब्लिश किया गया था, 25 जनवरी 1950। ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, यहाँ पे फोकस कीजिए। ये आपका इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 में आया था, जिसके द्वारा आपका मल्टी मेंबर बॉडी बोल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो है मल्टी मेंबर बॉडी ये बन गया था इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा। कमीशन आपका ये बना होता है 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। क्लियर, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको फोकस करना है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 15 अगस्त, 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 14 नवंबर। तो याद रखिए इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 2 अक्टूबर को, और ये बर्थ एनिवर्सरी होता है महात्मा गांधी और उसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का। 15 अगस्त को बेसिकली हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करेंगे। ये 31 अक्टूबर को बेसिकली हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का बोल सकते हैं कि जो है बर्थ एनिवर्सरी होता है, और ये आपके फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। क्लियर, नेक्स्ट आपको याद रखना है 15 अगस्त के बारे में, इंडिपेंडेंस डे तो बहुत ही कॉमन है। और ये चिल्ड्रंस डे के बारे में याद रखेंगे कि 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है चिल्ड्रंस डे के रूप में, और ये बेसिकली आपका बर्थ एनिवर्सरी होता है भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टर्म पार्लियामेंट जो बेसिकली किसको रिफर करता है, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर नेशनल लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट आपका ये किसको रिफर करता है, तो नेशनल लेजिस्लेचर। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि जो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ 2022 के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया इनको कौन अपॉइंट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल या फिर प्रेसिडेंट। तो याद रखिए प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एसएससी सीपीओ 2022 के एग्जाम्स में। आपको बेसिकली उस पर्टिकुलर एलिमेंट का
जो है उस एलिमेंट के ग्रुप को सिलेक्ट करना है जो आपको एक ही ग्रुप में देखने को मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा एलिमेंट का जो पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, उसी के बेस पे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन मेंशन है नियॉन, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। क्लियर। तो आइए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूं, जिससे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो कि जो भी पीरियोडिक टेबल में आपके टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118। क्लियर। आपके 4 ब्लॉक देखने को मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। एस ब्लॉक में आपको 2 ग्रुप देखने को मिलेगा, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। फर्स्ट ए को बेसिकली हम किसके नाम से जानते हैं, तो एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। सेकंड ए ग्रुप को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। क्लियर। और ये आपका जो सेकंड जो आपका जो ब्लॉक जो होता है उसे हम पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका जो डी ब्लॉक है और नीचे आपको एफ ब्लॉक देखने को मिलेगा। क्लियर। तो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको कम से कम क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल जाएगा और उसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आएगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फोकस करना है कि ये जो आपका ग्रुप जो है फर्स्ट है, जिसमें आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये बेसिकली आपके एल्कली मेटल होते हैं। क्लियर। और इसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन। क्लियर। तो ये बेसिकली एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसका आंसर आपका जो है वो 4th हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्लियर। और ये आपको याद रखना है कि ये जो आपका सेकेंड एज जो होता है इसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। क्लियर। आपको रेडियम को रेडॉन से कंफ्यूज मत होना है। यहाँ पे देखिए रेडॉन आपको देखने को मिलेगा, ये आपका नोबेल गैसेस का एलिमेंट है आपका ये रेडॉन। क्लियर। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ये लास्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सिंबल ओजी होता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम आई होप आपको याद हो गया। और पी ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं। पी ब्लॉक के बारे में आपको याद रखना है कि आपका ये ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक ये आपका फैला होता है। और ये ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को हम बोरॉन फैमिली कहते हैं। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, ये आपका बोरॉन फैमिली हो गया। नेक्स्ट आपका जो है ये कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14। और ये आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें, जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड एंड फ्लेरोवियम। फ्लेरोवियम का एटॉमिक नंबर 114 होता है। और नेक्स्ट आपका जो है ग्रुप नंबर 15, इसे हम नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड अमोस्कोबियम। क्लियर। और ये ग्रुप नंबर 16, इस ग्रुप के एलिमेंट को हम ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और ये लिवरमोरियम। क्लियर। इसका एटॉमिक नंबर आपका जो 116 होता है। और ये आपका हैलोजन फैमिली है, ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन एंड अडेनेसाइन, जिसका एटॉमिक नंबर आपका जो 117 होता है। और ये सेकेंड लास्ट एलिमेंट होता है आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे आपका नोबेल गैसेस देखने को मिलेगा ग्रुप नंबर 18 में, जिसे हम जीरो ग्रुप के भी नाम से जानते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। ये तो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था। तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा आई होप। और आप फोकस करते हैं। अब जो है डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी ब्लॉक में आपको 4 सीरीज देखने को मिलेगा, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और उसके साथ साथ 6D सीरीज। क्लियर। तो 3D सीरीज में आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो 21 से 30 तक के एलिमेंट्स को हम 3D सीरीज कहते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपके 10 एलिमेंट्स जो है 3D सीरीज के होते हैं 21 to 30। क्लियर। उसके बाद से आपको फोकस करना है ये 4D सीरीज के बारे में, 39 to 48 आपके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम। 39 to 48 ये आपका 4D सीरीज होता है। फोकस करना है आपको। यहाँ से आपके एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये जो आपका 5D सीरीज जो होता है ना, लैंथनम के बाद से आपका ब्रेक हो जाता है। और ये बेसिकली यहाँ से आपका जो है लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट हो जाता है 58 से लेकर के 71 तक। फिर उसके बाद से इस पर्टिकुलर जो भी आपका 58 से लेकर के 71 तक आपका जो एलिमेंट होता है उसे हम लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर। ये बेसिकली आपको याद रखना है। फिर से आपका देखिए यहाँ पे आपका ये जो ल्यूटेटियम के बाद से 71 बेसिकली आपका ल्यूटेटियम होता है। यहाँ से देखिए आपका 72 आपका हाफनियम होता है। तो हाफनियम से फिर से सीरीज आपका कंटिन्यू होता है 80 तक चलता है। क्लियर। ये आपका मरकरी 80 होता है। तो आपको याद कैसे रखना है, तो 5D सीरीज के एलिमेंट्स को याद रखना है कि लेंथनम प्लस हाफनियम टू 80 इट मींस मरकरी तक। क्लियर। लेंथनम आपका 57 होता है जिसका एटॉमिक नंबर, या हाफनियम HF 72,
टैंटेलम 73, और ये आपसे पूछा जाता है टंगस्टन का जो है सिंबल, टंगस्टन का सिंबल W होता है, जिसका लैटिनम वुल्फ्रेम होता है, इसलिए बोल सकते हैं इसका सिंबल W होता है। क्लियर, ये आपको याद रखना, जिसका एटॉमिक नंबर 74 होता है। ये आपका रेडियम होता है ऑस्मियम 76, ये आपका इरिडियम, और ये प्लैटिनम 78। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये एलिमेंट है, आपको याद रखना है। 79 आपका गोल्ड होता है, और ये आपका मरकरी जो होता है ये आपका 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और ये आपको फोकस करना है, ये 60 सीरीज होता है, यहाँ पे भी फोकस कीजिए। यहाँ से भी क्या होता है कि 89 के बाद से सीरीज आपका ब्रेक होता है, फिर से आपका 90 से स्टार्ट होता है, 90 से लेकर के जो है 103 तक आपका ये जो है ये एलिमेंट्स आपका फिर से कंटिन्यू होता है, और इस सीरीज को हम एक्टिनोइड्स कहते हैं, एक्टिनोइड्स। क्लियर, 90 to 103 फिर से सीरीज देखिए आपका कंटिन्यू हो जाता है, रदरफोर्डियम से लेकर के कॉपर्निशियम तक। आपको ऐसे याद रखना है 60 सीरीज के एलिमेंट्स आपके जो होते हैं वो एक्टिनियम प्लस रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम 104 से लेकर के आपका कॉपर्निशियम 112 तक। क्लियर, तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन सारे एलिमेंट्स को, एक बार आपको याद भी हो जाएगा। यहाँ पे रदरफोर्डियम जिसका एटॉमिक नंबर 104 होता है, और ये आपका डुबनियम होता है 105। सिवोर्जियम के बारे में ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम से, जिसका एटॉमिक नंबर 106 होता है, और ये बोरियम होता है आपका 107, ये आपका हासियम होता है 107, और ये आपका 108। क्लियर, ये आपका हासियम 108 होता है, मिटनेरियम आपका जो है 109, ग्राम्स टेरिटियम आपका जो 110 होता है, ये आपका रोंटजेनियम होता है 111, और ये आपका कॉपर्निशियम 112। तो ये आप याद रख सकते हैं 60 सीरीज के एलिमेंट्स का नाम। और ये आपका एफ ब्लॉक जो होता है, जिसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, 2 पार्ट्स में आपका ये डिवाइड होता है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स में। क्लियर, तो ये आप याद रख सकते हैं। लेंथेनॉइड बेसिकली आपका 58 से लेकर के 71 तक फैला होता है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये आपको याद रखना है। 58 to 71 लेंथेनॉइड्स, 90 to 103 आपका एक्टिनॉइड्स होता है। क्लियर, तो आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखेंगे, जहां से आप एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पोजीशन बेस्ड पूछा जाएगा पीरियोडिक टेबल से, तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 25 क्वेश्चंस लास्ट बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का, लेकिन एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा डिस्कस करूंगा। क्लियर, तो आपको बने रहना है, अभी वीडियो को देखना है। लोवेस्ट लिटरेसी रेट बेसिकली जो है 2011 में सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना था किस पर्टिकुलर स्टेट का जो लोवेस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिला था। बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, केरल। तो याद रखिए बिहार का सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डाटा है सेंसस से रिलेटेड, जिसको आप याद रख सकते हैं। जो आपका सेंसस 2011 जो है बेसिकली आपका रिलीज किया गया था न्यू दिल्ली 31 मार्च 2011। यूनियन होम सेक्रेटरी जीके पिल्लई, और उसके साथ साथ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर आपके सी चंद्र मौलिक। क्लियर, तो आप याद रख सकते हैं आपका ये 15th सेंसस ऑफ इंडिया था बोल सकते हैं, और ये आपका जो है 7th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये पूछा जाता है आपका जो फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। क्लियर, और ये फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस आपका हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन काल में ये हुआ था। और ये मोटो क्या था 2011 सेंसस का जो मोटो था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट डाटा। टोटल लिटरेसी रेट 74%, मेल लिटरेसी रेट के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है 82.10, फीमेल लिटरेसी रेट जो देखने को मिला था 65.50, और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि आपका ये जो डेंसिटी जो है 382, और ये सेक्स रेशियो ये 943 फीमेल्स। बेसिकली इसको कैलकुलेट किया जाता है कितने आपके जो है फीमेल्स है पर 1000 मेल पे। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका सेक्स रेशियो होता है। लेकिन CSR ये आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो जो होता है बेसिकली ये इसमें देखते हैं अप टू 6 इयर्स तक। क्लियर, ये बेसिकली कितने आपके चिल्ड्रेन है बोल सकते हैं कि जो है फॉर फीमेल्स पे, लेकिन यहाँ पे आपको फोकस करना है अप टू 6 इयर्स तक ही देखा जाता है। तो ये बेसिकली कितना देखने को मिला था इंडिया का जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो 919। नेक्स्ट, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो का, एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहा हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो है बेसिकली आपका ऑपरेशन में कब आया था, जो है ये कब लागू हुआ था आपका जीएसटी। ये बेसिकली आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, और ये भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन 1 जुलाई 2017 को, या फिर 1 मई 2016 को, या फिर 1 अप्रैल 2016 को, या फिर 1 अप्रैल 2017 को। तो याद रखिए आपका ये जीएसटी कब आपको जो है ये लागू हुआ था। जीएसटी ये आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी फोकस कीजिए, जो बेसिकली आपका जीएसटी जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा इसमें 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स।
कलेक्शन ऑफ टैक्स का 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एल्कोहलिक ड्रिंक्स और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है इस जीएसटी के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया। क्लियर। इसी के साथ बोल सकते हैं कि मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बैच 2023 का जो आपका टॉप 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 100 वीडियोज में, जिसका वीडियो नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।